नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। झालावाड़ से ये बड़ी खबर है, जहां पर हथियारबंद बदमाशों ने दंपत्ति का अपहरण किया है। बंदूक और तलवार की नोक पर उठा ले गए बदमाश। 6 बदमाशों ने अपहरण की वारदात को अंजाम दिया है। डग कस्बे के पठारी मोहल्ले का यह मामला। बदमाशों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। यह बड़ी खबर झालावाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर। हथियारबंद बदमाशों ने दंपत्ति का अपहरण कर लिया है। 6 बदमाशों ने अपहरण की इस वारदात को अंजाम दिया है और आपको बता दें कि बंदूक और तलवार की नोक पर दंपत्ति को उठा ले गए बदमाश। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी तरुण हमारे साथ जुड़ गए। तरुण, क्या जानकारी? दंपत्ति का अपहरण हुआ है। जी बिल्कुल, ये मामला हुआ है झालावाड़ जिले के डग कस्बे में पठारी मोहल्ला इलाका है, जहां पर अभी देर शाम एक गाड़ी में सवार होकर कुछ हथियारबंद बदमाश वहां पर पहुंचे, जिनके हाथों में तलवारें थी, बंदूकें थी और वे एक दंपत्ति के घर में घुसे और बाद में उनको इन्हीं हथियारों की नोक पर जबरदस्ती अपहरण करके लेकर चले गए। इस पूरी घटना के बाद पूरे डग कस्बे में सनसनी फैल गई। तुरंत सारा मामले की हालांकि सूचना भी पुलिस को मिली और उसके बाद गंगधार डीएसपी प्रेम कुमार पूरे जाब्ते के साथ अपहरणकर्ताओं के पीछे लगे हुए हैं। अभी जब न्यूज 18 की गंगधार डीएसपी से बात हुई तब भी उनकी गाड़ी अपहरणकर्ताओं के पीछे लगी हुई थी और उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही अपहरणकर्ताओं को दबोच लिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर बूंदी से है, जहां कांग्रेसी नेता को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाली महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार की गई जालसाज शीतल यादव 5 लाख वसूलने के बाद भी मोटी रकम की डिमांड कर रही थी, जिससे परेशान होकर पीड़ित नेता ने पुलिस के पास अपनी गुहार लगाई। रिश्ता तय हुआ तो मेरी फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी, ईमेल आईडी हैक करके इंस्टाग्राम आईडी पे उसने मेरे और स्वयं के वो सारे फोटो अपलोड कर दिए। तो बार बार उस पर धमकियाँ दे रही है कि अगर आपने मेरे इस रिश्ते को तोड़ा नहीं तो मैं बखेड़ा खड़ा कर दूँगा। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने पर उसको कल गुड़गांव के सेक्टर 65 से गिरफ्तार करके अनुसंधान के लिए लेके आए, जिसके बाद अनुसंधान न्यायालय ने पेश कर दिया, जहाँ से उसको जेल भिजवा दिया गया। जयपुर एसीबी ने भरतपुर के कामा में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ठेकेदार की शिकायत के बाद एसीबी ने नगर पालिका चेयरमैन के घर दबिश दी। एसीबी ने आरोपी के ड्राइवर को 1,32,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपी नगर पालिका चेयरमैन पति भगवान दास मौके से फरार हो गया। कार्रवाई की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। बता दें कि एसीबी के अधिकारियों ने पहले सूचना थी कि नगर पालिका चेयरमैन के पति को रिश्वत लेते दबोचा गया, लेकिन बाद में उसके फरार होने की सूचना मिली। आज हमने कामा में चेयरमैन के पति हैं भगवान दास जी और ईओ हैं श्याम बिहारी जी। इन्होंने परिवादी से 1,32,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इनका लगभग 50 लाख का पेमेंट बाकी था और इसकी एवज में उन्होंने 1,32,000 जारी किए और 1,32,000 जारी करने के बाद ये पति पार्षद के पति हैं भगवान दास जी, उन्होंने कहा कि मेरे को पूरा 1,32,000 रुपये दे दे, बाद में सेटलमेंट कर लेंगे। इसके उपरांत हमने ट्रैप की कार्रवाई शुरू की और 1,32,000 रुपये उनको दे दिए गए। उनको भनक लग गई और भनक लगते ही वो भग गए। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ छात्र विरोध में उतरे। एसएमएस अस्पताल में बनने जा रहे आईपीडी टावर के लिए सरकार की ओर से महाराजा कॉलेज और गोखले हॉस्टल की करीब 10,000 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन अधिग्रहण करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन सरकार की इस अधिग्रहण के विरोध में अब छात्र उतरे। आज महाराजा कॉलेज के बाद छात्र संगठन एनएसयूआई, एबीवीपी के साथ ही महाराजा कॉलेज और गोखले हॉस्टल के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। पहले जहां महाराजा कॉलेज के बाहर धरना दिया गया, तो वहीं महाराजा कॉलेज के बाहर का रास्ता तक जाम कर दिया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची भारी पुलिस जाब्ते ने हल्का बल प्रयोग करते हुए छात्रों को हटाया।
अगर आपको ये जमीन ज्यादा लग रही है तो यहाँ पर रेजिडेंशियल कॉलेज बना दे इसे। आप जो वहाँ पर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं उस पावर प्लांट से रेडिएशन निकलेगी जो स्टूडेंट्स के लिए काफी हार्मफुल होगी। साथ ही आप उस पावर प्लांट को चाहो तो एसएमएस की जमीन पे भी लगा, लेकिन छात्र वर्ग और एनएसयूआई की ये मांग है कि ये जो भूमि अवाप्त का मामला है इसका पुरजोर विरोध करती है। हम ये जमीन नहीं देने देंगे। विद्यार्थी परिषद का एक ही लक्ष्य छात्र सेवा और ये छात्र शिक्षा के मंदिर में शांति धारीवाल जी जो बढ़ रहे हैं ना, हमारा स्पष्ट काम है कि इस जमीन का एक टुकड़ा भी 1 इंच भी हम लोग नहीं देने देंगे यदि हमारी जब तक जान है। एसएमएस अस्पताल में आईपीडी टावर बन रहा है। आईपीडी टावर के लिए जगह चाहिए, रास्ता चाहिए और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जगह चाहिए। वो जगह मिलेगी महाराजा कॉलेज के ठीक नज़दीक से। महाराजा कॉलेज और गोखले हॉस्टल के बीच में से ये जगह मांगी जा रही है जेडीए की ओर से, जिसको लेकर के यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेकर के महाराजा कॉलेज तक छात्र जो हैं वो आंदोलन जो है वो लगातार उन्होंने शुरू कर दिया है। ये वो जगह है, ये वो खेल का ग्राउंड है जो कि गोखले हॉस्टल और महाराजा कॉलेज के ठीक बीच में है, जहाँ से रास्ता दिए जाने की मांग जो है वो जेडीए की ओर से की जा रही है। यहाँ से जो है करीब 500 मीटर दूरी से जो है रास्ता लेने की बात की जा रही है। यहाँ से मेन रोड जो है, सड़क जो है वो आईपीडी टावर के लिए सीधी कनेक्ट करने की बात की जा रही है। लेकिन जो छात्र संगठन है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं, चाहे एबीवीपी हो चाहे एनएसयूआई हो, दोनों ही छात्र संगठनों के जो पदाधिकारी हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि वो रास्ता नहीं देंगे, 1 इंच भी जमीन वो महाराजा कॉलेज की नहीं देंगे। जब इस कॉलेज के अंदर सुविधाओं का विस्तार सरकार नहीं कर सकती तो फिर यहाँ की जमीन क्यों ली जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि ग्रांट दी जाती है, सिंडिकेट की बैठक में फैसला हुआ जमीन नहीं दी जाएगी, लेकिन जमीन देने और नहीं देने के मसले को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एनएसयूआई और तमाम छात्र संगठन एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि यहाँ से 1 इंच जमीन भी महाराजा कॉलेज की नहीं दी जाएगी। अगर जमीन लेनी है तो किसी और रास्ते से ली जाए और उपाय किए जाएं, और जगह जमीन उपलब्ध है वहां से जमीन क्यों नहीं ली जा रही। फिलहाल गोखले हॉस्टल, महाराजा कॉलेज से लेकर के राजस्थान यूनिवर्सिटी तक के जो छात्र हैं वो छात्र संघ चुनाव से पहले ही इस पर राजनीति जो है वो गर्मा चुकी है और तपती दोपहरी के अंदर यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र नेता, उन तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके पुलिस जो है वो बजाज नगर थाने लेकर के गई है, जिन्हें वहां पर जो है नजरबंद किया हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले पर गर्माती राजनीति के बीच में सरकार क्या बीच का रास्ता निकालेगी, इस पर सभी की नजर है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत सहायकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। अर्धनग्न मुर्गा बनकर प्रदर्शन करेंगे। कल 33 जिलों में प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया है। नियमित करने की मांग को लेकर यह आंदोलन होगा। अगस्त में प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे पंचायत सहायक। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत सहायकों ने आंदोलन की अब चेतावनी दी है और कल यह आंदोलन करने वाले हैं। 33 जिलों में प्रदर्शन करने वाले हैं। और आपको बता दें कि अगस्त में प्रदेश स्तरीय आंदोलन भी करने की बात कही गई है पंचायत सहायकों की तरफ से। उदयपुर हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मामले में जांच एजेंसी को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। पाकिस्तान के 18 मोबाइल नंबर पर बातचीत करने वाले आरोपी जांच एजेंसी के रडार में हैं। दावते इस्लामी संगठन से जुड़े कई लोगों पर बातचीत करने का आरोप है। करीब 300 लोगों द्वारा बातचीत की जाती रही है। एनआईए जल्द इस मामले का खुलासा कर सकती है। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में एनआईए की जांच जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए ने बुधवार को जयपुर में आधा दर्जन लोगों से पूछताछ की। एनआईए की टीम ने मंगलवार को उदयपुर में 9 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें अंजुमन कमेटी के सदर मुजीब सिद्दीकी सहित करीब आधा दर्जन लोगों से पूछताछ की थी। इसके बाद केस की जांच के लिए इन सभी 6 लोगों को बुधवार को जयपुर बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि बुधवार को देर शाम तक पूछताछ की गई, जिसमें 28 जून को कन्हैयालाल हत्याकांड के पहले 20 जून को उदयपुर में आयोजित एक रैली के बारे में ज्यादातर सवालों के जवाब एनआईए ने पूछे। इन सभी को अलग अलग बिठाकर, साथ ही आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ किए जाने की जानकारी मिली है। वहीं मंगलवार को एनआईए ने छापेमारी के दौरान केस से जुड़े नामजद आरोपियों और संदिग्धों के ठिकानों से मोबाइल फोन, लैपटॉप और सिम कार्ड बरामद किए थे।
वहीं उदयपुर से खबर है, जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भड़काऊ नारे के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एचएस गुलाम दस्तगीर और हाफिज कादरी गिरफ्तार किया गया। 20 जून को उदयपुर कलेक्ट्रेट पर भड़काऊ नारे लगे थे। आपको बता दें कि अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपियों को जिला एवं सेशन न्यायालय उदयपुर में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर 1 दिन का पीसी रिमांड मिला। कुछ आपत्तिजनक नारे जो है वो लगाए गए थे, तो उसके लिए पुलिस ने केस रजिस्टर किया है और उस पर आगे तफ्तीश चल रही है और अभी 2 सस्पेक्ट्स को करके उनको अरेस्ट किया गया है। किन किन धाराओं में सर ये मुकदमा दर्ज किया गया है? ये जो है आपत्तिजनक नारे लगाने के लिए जो धाराएं हैं आईपीसी में 504, 506 इस तरह की धाराओं को लगा के किया गया है। रैली की परमिशन वायलेट करने का है, उसके लिए दिया गया है और इनके अंदर केसेस को रजिस्टर किया गया है। जुलूस के पश्चात कुछ लोगों के द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे। उस क्रम में थाना भोपालपुरा पर एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें हमारे द्वारा 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। गुलाम दस्तगीर और हाफिज नाम के व्यक्ति हैं। और अब बात करते हैं झुंझुनू के 17,000 किसानों की, जो इंटरनेट पर पाबंदी लगने की वजह से अपना कृषि कर्ज चुका नहीं पाए या फिर उसका इंस्टॉलमेंट सही वक्त पर नहीं जमा करवा पाए। हद से ज्यादा बारिश हो, सूरज आग बरसाए या फिर बंदी का ऐलान हो, सबसे ज्यादा नुकसान में किसान ही रहते हैं। और इस बार झुंझुनू के 17,087 किसान इंटरनेट बंद होने की वजह से मुश्किल में पड़ गए हैं और हाल ये है कि उन्हें पेनल्टी देना पड़ रहा है। दरअसल इंटरनेट बंद होने की वजह से 17,087 किसान 58 करोड़ 23 लाख 77,139 रुपए लोन का या इंस्टॉलमेंट सही समय पर नहीं दे पाए, जिसकी वजह से बैंक की ऑटोमेटिक सिस्टम की वजह से उन पर पेनल्टी लग गई है। 5-6 दिन तो नेट नहीं चलो, जमा कराउन गया, और उसके बाद में 7% ब्याज ले रहे हैं और न आगे के लिए कोई ऋण दे रहे हैं। किसान ने कोई खेती बाड़ी, बीज, ब्याज, ट्रैक्टर किसी के लिए भी। माइने नेट बंद होने की वजह से लोन है जो जमा को नहीं हो पाएगा। जब बैंक में जा रहे हैं तो बैंक वाला कहें कि 7% दो, तो 7% में देने के मायने असमर्थ था। तो सरकार ने मतलब छूट देनी है कि मायने बैंक वाला न्यू बोल रहे हैं कि मारे का नहीं भी कोई आदेश आया को नहीं। समय पर लोन नहीं चुका पाने की वजह से किसानों को पेनल्टी देना पड़ रहा है। इस मामले में बैंकों का अपना अलग तर्क है। सरकार का कहना है कि नेटबंदी के समय कर्ज नहीं चुका पाने वाले किसानों से पेनल्टी की राशि नहीं लेने का आदेश दे दिया गया है, जिसे जल्द ही अपेक्स सिस्टम में अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ के सहकारी बैंकों का कहना है कि अभी तक उन्हें ये आदेश मिले ही नहीं है। सूचना है पर अभी वो आदेश नहीं है विभाग से। अपेक्स बैंक से जो ही आदेश आएंगे हम इसे लागू कर देंगे सभी शाखाओं में और किसानों को भी इससे अवगत करवा दिया जाएगा। उस हिसाब से वो अपने जो फसली ऋण है रबी का 2021 का जमा करा के और ब्याज मुक्त फसली ऋण का लाभ ले सकेंगे। पहले नेटबंदी की वजह से किसान परेशान रहे और अब बैंकों को आदेश मिलने में हो रही देरी की वजह से वो मुश्किल में है। अब देखना ये है कि उन्हें इससे राहत मिलती है या फिर इस मामले में भी उनके हाथ खाली ही रहते हैं। कृष्ण सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। देश दुनिया में मौसम का मिजाज जानने के लिए अलग अलग तरीके हैं, लेकिन राजसमंद के नाथद्वारा में स्थित पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथजी मंदिर में एक पारंपरिक तरीका ऐसा है जो न सिर्फ मौसम के मिजाज की सटीक भविष्यवाणी करता है, बल्कि 300 साल से लोगों को फसल अनुमान के साथ किसानों के धन धान्य की सटीक जानकारी देता है। ऐसे में श्रीनाथ जी के सम्मुख आषाढ़ी तौल की परंपरा को निभाया गया, जिसमें प्रभु श्रीनाथ जी के सम्मुख 27 प्रकार के जीन्स को एक कांटे पर चांदी के सिक्के के बराबर तौला गया और उन्हें कागज की पुड़की में बंद कर एक सूती कपड़े में रस्सी से बांधकर मटके में बंद कर दिया गया।
सभी पिंड और जीन्स को मटके में पैक करके बिना मौसम से प्रभावित होने वाले स्थान पर रखा गया, जिसे कल सुबह फिर से तौला जाएगा। जीन्स तौल में कमी और बढ़ोतरी के आधार पर मौसम और फसलों का पूर्वानुमान लगाया जाएगा। प्रभु श्रीनाथ जी की प्राचीन परंपरा है, जो श्री खर्च भंडार में श्रीमान तिलकायत महाराज श्री की आज्ञा से ये आषाढ़ी तोली जाती है। इसमें 27 जीन्स होते हैं और यह परंपरा मानी गई कि जिस प्रकार से आषाढ़ी का जो परिणाम आता है उसी प्रकार से यहाँ पर आगे यहाँ पे मंदिर में तथा आसपास के जितने भी लोग हैं वो इसको मानते हुए ही अपनी खेती करते हैं। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई जिलों में जमकर बारिश हुई। कई जिलों में भारी बारिश आफत बनकर टूटी है। तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें राजधानी जयपुर की तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके अलावा उदयपुर, बीकानेर, झालावाड़, कोटा, इन सभी जगहों की तस्वीरें जहां पर बारिश जमकर हुई है और जल जमाव की वजह से परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। जयपुर के आर्ट ऑफ लिविंग परिवार की ओर से गुरु पूर्णिमा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 30 गुरु पूजा पंडितों के मंत्रोच्चार से हुआ। इसके बाद पूरा वातावरण गुरु के सानिध्य में भक्तिमय हो गया। उसके बाद सुमेरु संध्या सिंगर गगन राठौड़ के गुरुमय वाणी में करीब 500 भक्तों ने उनके सत्संग का आनंद उठाया। इस मौके पर श्रद्धालु पूरी तरह भक्ति भाव में गुरु के शरणागत हुए। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आराधिक्यं समर्पयामि। करौली में गुरु पूर्णिमा के मौके पर जिले भर में गुरु पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शिष्यों ने विधि विधान से गुरु की पूजा अर्चना कर अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकलने और खुशहाली की मनौती मांगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। सुबह से ही गुरु आश्रम, मंदिर और बगीची ऊपर शिष्यों का जुटना शुरू हो गया। गुरु के जयकारों से आश्रम गुंजायमान हो उठे। श्रद्धालुओं ने पंचामृत से गुरु को स्नान कराया और पूजा अर्चना कर महाआरती की। वहीं गायत्री शक्तिपीठ करौली में भी गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया गया। करौली के प्रसिद्ध मदन मोहन जी मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व मुड़िया पूर्णिमा के रूप में मनाया गया। मुड़िया पूर्णिमा के दिन मदन मोहन जी को पगड़ी धारण नहीं कराई जाती है। मंदिर के पुजारी किशोर चक्रवर्ती ने बताया कि मुड़िया पूर्णिमा के दिन मदन मोहन जी के प्रथम सेवक सनातन गोस्वामी का देवलोक गमन हुआ था। उसके बाद से ही मदन मोहन जी गुरु पूर्णिमा के दिन पगड़ी धारण नहीं करते। मुड़िया पूर्णिमा अर्थात मुंडन, जिस दिन सभी वैष्णव अपना मुंडन करा के और गोवर्धन का परिक्रमण करते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे प्रमुख आचार्य षड गोस्वामी के प्रमुख आचार्य सनातन गोस्वामी का तिरुभाव हुआ था, देवलोक गमन हुआ था। तो उनकी याद में है सभी वैष्णवों ने अपना मुंडन करवाकर गोवर्धन परिक्रमा की थी और तभी से इसको मुड़िया पूर्णिमा कहते हैं। और गोवर्धन जी में इस दिन विशाल मेला भी आयोजित होता है। चलिए अब बात करते हैं मंत्री के आवास के घेराव की। नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज के सफाई कर्मचारियों ने नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के सरकारी आवास का घेराव कर वहां प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों के संगठन के चुनाव करवाने, RGHS स्कीम लागू करने समेत कुल 6 मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। चुनाव की महत्वपूर्ण मांग है। उसके अलावा एक हमारा महत्वपूर्ण है कि 2018 में जो सफाई कर्मचारी भर्ती हुई थी उसके कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया था और फिर जो लेट वेतन किया गया, लेट हमारा स्थायीकरण हुआ। पिछली बार में हमने टोंक रोड जाम किया, जब हमारा स्थायीकरण हुआ उसमें DLB डायरेक्टर और दोनों कमिश्नरों से वार्ता होने के बाद में उसका जो हमारा जो एरियर है
परीक्षा काल में जो लेट स्थायीकरण हुआ 1 साल का हमारा हर कर्मचारी का 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच का एरियर है, वो एरियर हमें दिया जाए। हमारी मुख्य मांगे जो हैं, एक तो मेडिकल सुविधा हमारी चालू नहीं की गई, हेरिटेज और ग्रेटर के कर्मचारियों का, सफाई कर्मचारियों का स्थायीकरण हो गया, उनका एरियल का भुगतान नहीं हुआ काफी दिनों से। अब बात करते हैं जेडीए में चल रहे इंजीनियरों की भर्ती की। दरअसल जेडीए ने जूनियर इंजीनियरों की भर्ती ठेके पर करने की तैयारी की है। आइए देखते हैं कैसी होगी ठेके पर जूनियर इंजीनियरों की बहाली। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर अभ्यर्थियों को भले ही स्थायी सरकारी नौकरी के लिए लंबे अरसे तक इंतजार करना पड़ जाए, लेकिन जेडीए ने ठेके पर जूनियर इंजीनियरों को भर्ती करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए जेडीए प्लेसमेंट एजेंसी तलाश रही है, जिसके जरिए 2 करोड़ रुपए सालाना के खर्च में जूनियर इंजीनियर और दूसरे कई पदों पर भर्ती की जाएगी। एक तरफ राज्य की कांग्रेस सरकार अग्निवीर जैसी योजना का विरोध कर रही है, तो दूसरी तरफ अपने यहाँ ठेके पर भर्ती कर रही है। उसके इस दोहरे रवैये पर सवाल भी उठ रहे हैं। सरकार के तमाम मंत्री, पीसीसी चीफ संविदा का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्थायी भर्ती निकाली जाए, जबकि राजस्थान में जो जेडीए भर्ती निकाली वो भी ठेके पर है। कोई अधिकार नहीं है जेडीए को भर्ती निकाली, क्योंकि यूडीएस निकाल सकता है भर्ती, क्योंकि 2017 में नियमों में संशोधन किया गया था और अब उन नियमों की अवहेलना की जा रही है। और जो जेएन जैसे पदों पर जो ठेके पर लगा रहे, क्या गरिमा रहेगी जेडीए की, क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलेगा? ऐसे में राज्य सरकार से अपील करता हूँ, कटनी और करनी में अंतर नहीं रखे। जेडीए से जुटाए दस्तावेजों के आधार पर पता चला है कि कनिष्ठ अभियंता यानी जेईएन के स्थायी पदों को वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत कर यूडीएच विभाग ने साल 2010 से 11 में स्थायी भर्ती की थी। इस दौरान ये भी तय किया गया था कि जेडीए अपने स्तर पर जेईएन पदों की भर्ती नहीं करेगा, क्योंकि जेडीए में जेईएन का पद डाइंग घोषित किया जा चुका है। जेडीए की इंजीनियरिंग विंग से जुड़े अधिकारियों की माने तो जेडीए को इस तरह की भर्ती का अधिकार ही नहीं है, और तो और इस तरह की परंपरा शुरू करना भी ठीक नहीं है। यही वजह है कि अब इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका भी लगाई गई है। 2022 में स्पेसिफिक रूल्स बन गए हैं राजस्थान गवर्नमेंट के, जिसमें जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए वो रूल्स के थ्रू ही रिक्रूटमेंट किया जा सकता है, फॉर टेम्परेरी पोस्ट ऑल्सो एंड फॉर अदर पोस्ट ऑल्सो। तो ये जो पर्टिकुलर जेडीए ने भर्ती निकाली है, ये उन रूल्स के वायलेशन में निकाली है, जिसको कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। अंदर खाने से खबर ये भी है कि तमाम विरोधों को देखते हुए जेडीए इस भर्ती प्रक्रिया का फिर से अध्ययन कर रही है। हालांकि जेडीए का एक धड़ा इस भर्ती प्रक्रिया की पैरवी भी कर रहा है। अब देखना ये है कि यूडीएच विभाग की ओर से इस मामले में क्या किया जाता है। महेश धादीच, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।